तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा। किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। हर गुजरते लम्हे के साथ भारतीय जनता पार्टी यह साबित कर रही है कि वो युवा विरोधी है, वो जेन जी विरोधी। और मैं आपको बताता हूं क्यों। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज समारोह होने वाला है पुणे में, मगर उससे पहले वहां पर सरकार ने कई बंदिशें डाल दी हैं। पूरी एक लिस्ट जारी कर दी है, एक किस्म का कर्फ्यू कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। दूसरी तरफ याद कीजिएगा दोस्तों, इस सरकार ने क्या वादा किया था कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान जो एफआईआर दर्ज किए गए थे सबको हटाया जाएगा। अब तक अदालत में सरकार ने एफआईआर की लिस्ट नहीं सौंपी और कॉकरोच जनता पार्टी इस पर उग्र है। मगर बड़ी समस्या जो भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही है वो बिहार से आ रही है, जहां पर एक छात्र आंदोलन उग्र हो रहा है, जहां पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? दिमागी नक्सल, एंटी नेशनल, जॉर्ज सोरोस एजेंट, कब सुधरेंगे आप? कब सुधरेंगे आप? और यह सवाल अपने आप में लाजमी हो जाता है, बड़ा सवाल। याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी ने सबसे पहले कोटा में छात्रों की गूंज समारोह किया। याद कीजिएगा, पहले उसकी अनुमति नहीं मिली थी। उसके बाद देहरादून में जहां अनुमति मांगी गई वहां नहीं दी, कहीं और दी गई। उसके बाद प्रयागराज में कई मुश्किलात पैदा की गई, मगर जब बवाल हुआ उसके बाद यू टर्न लेना पड़ा। और अब यह देखिए साहब, आपकी स्क्रीन पर खबर। पुणे कर्फ्यू न्यूज, पुलिस imposes ban on these activities for next 14 days starting tonight. Here's what's allowed, what's not. सुप्रिया सुनेत कह रही हैं पुणे में बीजेपी सरकार ने 14 दिन का बैन लगा दिया है। इतना डर? कब बाज आओगे अपनी ओछी टुच्ची हरकतों से? छात्रों की गूंज का कार्यक्रम होगा, राहुल गांधी और युवा आएंगे और तुम भाजपाइयों जेन जी के लिए अपनी नफरत लिए बैठे रहना। क्या कह रही हैं सुप्रिया सुनेत, आइए सुनते हैं। छात्रों की गूंज वो कार्यक्रम है, वो संवाद है जहां पर राहुल गांधी जी खुले मन से छात्रों से, युवाओं से बात करते हैं। वहां पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती है, उनके इश्यूज पर, उनकी प्रॉब्लम्स पर उन्मुक्त होकर संवाद होता है, कैंडिड कॉन्वर्सेशन होता है। पहला छात्रों की गूंज कोटा में हुआ, जहां पर राजस्थान की बीजेपी सरकार ने पहले तो जगह बदली, फिर छात्रों को आने से रोका, तमाम हथकंडे अपनाए। दूसरा छात्रों की गूंज देहरादून में हुआ, जहां पर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने पहले तो जगह बदली और उसके बाद बगल में ही कार्यक्रम करके अड़चने पैदा करने की कोशिश करी। तीसरा छात्रों की गूंज प्रयागराज में हुआ, जहां पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पहले तो परमिशन कैंसिल कराई, फिर अंत तक परमिशन देने में बड़ी दिक्कतें पैदा करी। और अब पुणे में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने 5 लोगों से ज्यादा एक जगह एकत्रित होने पर 14 दिन का बैन लगा दिया है। छात्रों की गूंज पुणे में 22 अगस्त को होना है। आप कितना डरते हैं राहुल गांधी से, आपको कितना खौफ है जेनजी का? अरे कुछ तो अपनी पुरानी ओछी जो टुच्ची हरकतें उनसे सीखिए। आप जितना व्यवधान पैदा करेंगे उतना सक्सेसफुल ये कार्यक्रम होता है। पहले भी लाखों छात्र आए थे, इस बार भी आएंगे, क्योंकि आने वाले जेनजी और युवा हैं और बुलाने वाले राहुल गांधी हैं, और दोनों आपकी ओछी टुच्ची हरकतों से सुनकर घर पर बैठने वाले नहीं। और इस बार तो कार्यक्रम एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए हो रहा है, जो ना रुकेंगी, ना थमेंगी, ना झुकेंगी। लड़कियों की सौगात याद है ना, 56 इंच का छोटा बंदर, वही सुनकर चुप हो जाइए। ऐसी ओछी टुच्ची हरकतें कब तक करते रहिएगा? क्या आप जानते हैं कि मार्च से अभी जुलाई तक हर मिनट, सही सुना आपने, हर मिनट भारतीय जनता पार्टी सरकार एक अकाउंट ब्लॉक कर रही थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। एक तरफ ये जेनजी से संवाद की बात करते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन जेनजी के लिए रील्स बनाते रहते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग जेनजी की आवाज को दबा रहे हैं, जो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा यूजर है। सबसे बड़ी बात, इनके मंत्री हैं किरण रिजिजू। इन्होंने देश की जनता के सामने आकर एक कोरा झूठ बोला है। कह रहे हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट में किसी को कोई चोट नहीं आई, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई, और ये इस देश के मंत्री हैं। इन तमाम बातों की चर्चा होगी दोस्तों, मगर सबसे पहले आइए सुनते हैं
कि किरण रिजिजू ने क्या कहा, आप उसे ध्यान से सुनिए। ये देश के मंत्री हैं जो इस तरह का झूठ बोल रहे हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। गोली तो वो कह रहे हैं चली है। कहाँ चली है गोली? AK-47 तो आपको इसलिए ये बात को मैं फिर दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग में, लोगों के जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं। और अगर आप राहुल गांधी और गुजरात लॉबी यानी भारतीय जनता पार्टी के बीच का फर्क जानना चाहते हैं तो पढ़िए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं झारखंड सरकार और छात्रों के बीच में हुए समझौते पर। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन्स पर। झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी और छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम रखा और अपनी बात मनवाई। यही सही तरीका है। छात्र सवाल पूछें तो जवाब मिलना चाहिए। हम देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं और हम इस वसूली तंत्र को जड़ से बदल कर रहेंगे ताकि हर छात्र को उसकी मेहनत का पूरा फल और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक मिले। पूरे देश में यह सिस्टम बदलेगा। अब ऐसी व्यवस्था बनेगी जो छात्रों को आगे बढ़ाए, उन्हें पीछे ना खींचे। और आप समझ सकते हैं राहुल गांधी के इस बयान और भाजपा के तेवर में जमीन आसमान का फर्क है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, खुद बचना था तो झूठ का सहारा लेंगे। तो चलिए मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए किरण रिजिजू। राहुल गांधी ने इस शख्स से मुलाकात की थी और मीडिया से उनका परिचय कराया था। इनके पूरे शरीर में पैलेट गन्स के निशान थे, पैलेट के छर्रों के निशान थे। इनकी एक आंख में छर्रा लगा था। आपकी सरकार अभी तक नहीं मान रही कि हमने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। इस व्यक्ति की शायद हमेशा के लिए एक आंख से रोशनी चली जाएगी। यह एक युवा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस तरह से इतने कॉन्फिडेंटली ये झूठ कैसे बोल सकते हैं? कहां से आता है यह आत्मविश्वास? कहां से यह अहंकार, यह बेशर्मी आती है कि आप कहते हैं किसी को कोई चोट नहीं लगी? चलिए चोट भूल जाइए, मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं। ये एक इंस्पेक्टर हैं और इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक महिला के पीछे उनके बैक साइड में डंडा घुसा रहे हैं। आप जानते हैं कानून की भाषा में इसे सेक्सुअल असॉल्ट कहा जा सकता है। इस इंस्पेक्टर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में एक लड़की के साथ इस तरह की बदतमीजी करना, उसके बैक साइड में उसके पीछे इस तरह से डंडा घुसाना, क्या यह स्वीकार्य है? मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बलात्कारी प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगा था। मैं ये भी जानता हूं कि बलात्कारी राम रहीम को आपकी सरकार बार बार पैरोल पर रिहा करती है। मैं जानता हूं कि आपके महान नेता मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ये बार बार होता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये जो गुनाह हुए हैं आप उसे नजरअंदाज कर दें। आप भूल गए एडिशनल डीसीपी लांबा जिन्होंने एक लड़की को थप्पड़ मारा था। इन तमाम घटनाओं को आप हिंसा में शामिल नहीं करेंगे तो किस में करेंगे? मुझे बताइए बताइए। और सबसे बड़ी बात, ये जो पूरी घटना 20 जुलाई को हुई, आपने अब तक उसकी जवाबदेही तय नहीं की है। अमित शाह ने इस मुद्दे पर कोई भी जवाबदेही उनकी तय नहीं हुई है, मगर ये तो अमित शाह हैं। दिल्ली में दंगे हो जाएं, नो जवाबदेही। पहलगाम में आतंकवादी हमला हो जाए, कई भारतीय मारे जाएं, नो जवाबदेही। मणिपुर में बद से बदतर हालात हो रहे हैं, नो जवाबदेही। आपकी तो कोई जवाबदेही नहीं है। आप मीडिया के सामने कोरा झूठ बोल लेते हैं और आपके माथे पर शिकन तक नहीं है। मैं फिर पूछना चाहता हूं किरण रिजिजू साहब, आप ये बेशर्मी लाते कहां से हैं? और फिर आप कहते हैं कि हम जेनजी से संवाद कर रहे हैं। ये कहां का संवाद है, मैं समझना चाहता हूं। ये कैसा संवाद है जहां आप
इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं दोस्तों, हर मिनट, सही सुना आपने, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर एक मिनट यह सरकार एक अकाउंट ब्लॉक कर रही है। कौन है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर? इस देश का युवा, जेन जी, जेन अल्फा। मगर आपका क्या तरीका? अगर वो जेन जी आंदोलन करे तो उसे एंटी नेशनल बताओ, अर्बन नक्सल बताओ। खैर, अब तो एक नया जुमला आ गया है, दिमागी नक्सल, जो बुरी तरह से आप पे बैकफायर हो गया है। मगर ये जो खबर आई है ना दोस्तों, हर एक मिनट एक अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत सीरियस खबर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2029 के चुनाव तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से सोशल मीडिया पर इनका कंट्रोल हो जाए। ऊपर से अब इन्होंने अपने सोशल मीडिया टीम में और भी ज्यादा गालीबाज, झूठ बोलने वाले, विपक्ष की नेताओं को वैश्या बताने वाले, नाथुराम गोडसे को अपना हीरो करार देने वाले ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया है। ऊपर से सोशल मीडिया अकाउंट्स, हर एक मिनट एक अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है। यह पूरी खबर क्या है अब मैं आपको बताने वाला हूं ऑन योर स्क्रीन्स। सोशल मीडिया पर ब्लॉकिंग ऑर्डर्स में बहुत बड़ा उछाल। केंद्र सरकार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट ब्लॉक करने के ऑर्डर्स में बहुत तेज बढ़ोतरी हुई है। मार्च से जुलाई 2026 में सिर्फ 5 महीने में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को करीब 1.95 लाख ब्लॉकिंग डायरेक्शंस भेजे गए, यानी औसतन करीब 1275 ऑर्डर्स प्रतिदिन, लगभग हर 68 सेकंड में एक ऑर्डर। इसलिए इसे मोटे तौर पर हर मिनट एक ब्लॉकिंग ऑर्डर कहा जा सकता है। किस प्लेटफॉर्म को कितने ऑर्डर्स? सबसे ज्यादा ऑर्डर्स इंस्टाग्राम को मिले। गौर फरमाइए, सबसे ज्यादा ऑर्डर्स इंस्टाग्राम को मिले। अब आप मुझे बताइए, ये जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ, उसका आगाज कहां से हुआ? इंस्टाग्राम से, जहां पर उनके करोड़ों में फॉलोअर्स हो गए थे कुछ ही दिनों में। यह सब क्या बतलाता है? यह सरकार संवाद नहीं करना चाहती, यह सिर्फ ब्लॉक करना जानती है। आगे, इंस्टाग्राम करीब 1 लाख, कुल ऑर्डर्स के 50% से ज्यादा। फेसबुक करीब 80,000, लगभग 41%। यूट्यूब करीब 15,000, लगभग 8%। कुल करीब 1.95 लाख। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी इन 3 प्लेटफॉर्म्स को मिले कुल ब्लॉकिंग डायरेक्शंस में करीब 90% मेटा के प्लेटफॉर्म्स को दिए गए। 2312 से 1.95 लाख की तुलना में एक जरूरी बात। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर सरकार के पास ये ब्लॉक करने की ताकत आती कहां से है? गौर फरमाएं, सरकार के पास कंटेंट ब्लॉक करने की पावर आती कहां से है? आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत सरकार कुछ तय ग्राउंड्स पर ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक करने का ऑर्डर दे सकती है। इनमें नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेंटी, डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस और पब्लिक ऑर्डर जैसे ग्राउंड शामिल हैं। इसके अलावा सहयोग पोर्टल के जरिए साइबर क्राइम से जुड़े कंटेंट पर टेक डाउन डायरेक्शंस भी भेजे जाते हैं। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा ऑर्डर्स क्यों? इस डेटा में सबसे ज्यादा ब्लॉकिंग डायरेक्शंस इंस्टाग्राम को मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेस्ट के दौरान भी इंस्टाग्राम पर बड़ी संख्या में डायरेक्शंस जारी किए गए थे। इंस्टाग्राम खासतौर से युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहां एक फर्क जरूरी है। डेटा यह दिखाता है कि इंस्टाग्राम को सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मिले, लेकिन सिर्फ इस डेटा के आधार पर यह साबित नहीं होता कि इंस्टाग्राम को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वहां युवा ज्यादा हैं। एक और बड़ा बदलाव, फरवरी 2026 से अनलॉफुल कंटेंट हटाने के लिए प्लेटफॉर्म्स को मिला कंप्लायंस टाइम 36 घंटे से घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दिया गया है। यानी कि अब गवर्नमेंट डायरेक्शन आने के बाद प्लेटफॉर्म्स पर बहुत तेजी से एक्शन लेने का प्रेशर है। और सबसे अहम बात जो आप सबको जाननी चाहिए, गौर फरमाएं, यह कहना सही होगा कि मार्च जुलाई 2026 के सिर्फ 5 महीनों में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को करीब 1.95 लाख ब्लॉकिंग डायरेक्शंस, औसतन हर 68 सेकंड में एक ब्लॉकिंग ऑर्डर मिला है। छात्रों की जीत, राहुल गांधी का बहुत बड़ा किरदार और हेमंत सोरेन ने जिस तरह की भूमिका का परिचय दिया इस पूरे आंदोलन के दौरान। आपने गौर किया होगा दोस्तों, छात्रों को कभी गाली नहीं दी गई, उन्हें एंटी नेशनल नहीं बताया गया, उन्हें बीजेपी का एजेंट नहीं बताया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज जरूर की, जिसकी तस्वीर मैंने आपको अपने इस मंच पर दिखाई, मगर बावजूद इसके कभी भी छात्रों को गाली नहीं दी गई।
छात्र जहां आंदोलन कर रहे थे उसके पास खाने पीने की दुकानें, उन्हें नहीं हटाया गया, जबकि आप जानते हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान कितनी मुश्किलात पैदा की गई थी। इन तमाम चीजों की चर्चा होगी, मगर सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जब छात्रों को जीत मिली और फिर छात्र इमोशनल हो जाते हैं। देखा जाए। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं जश्न की तस्वीरें। जैसे ही जीत मिलती है, जश्न किस तरह से छात्रों के बीच में था, देखा जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से जितनी भी गलतियां हुई हैं, हम उन सब में सुधार लाएंगे। हम विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाएंगे जिसके जरिए छात्रों की मांगों को संबोधित किया जाए। इस वक्त हेमंत सोरेन बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि इस पूरे आंदोलन के दौरान उन्होंने कभी भी छात्रों को गाली नहीं दी। क्योंकि ये मत भूलिए दोस्तों, जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था तब इस शख्स धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को दहशतगर्दों की बी टीम कहा था। ये मत भूलिए, नितिन नबीन ने छात्रों को वायरस कहा था। कंगना रनावत ने छात्रों को जेनरेशन गटर कहा था। मगर हेमंत सोरेन ने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं चाहता हूं इस मंजर पर, छात्रों की इस जीत पर उन्होंने क्या कहा, सुना जाए। आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है, उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर एमएमडीआर एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो हम लोग बुलाएंगे। धन्यवाद। यकीनन दोस्तों, यह छात्रों की जीत है। सरकार को झुकना पड़ा, मगर ऐसे आंदोलनों में सरकार का रवैया क्या होना चाहिए, इस बात का बखूबी परिचय दिया हेमंत सोरेन ने। मैंने कहा ना, हेमंत सोरेन का ऐसा एक भी बयान नहीं था जिसमें उन्होंने छात्रों के बारे में कोई गलत बात कही। आप देख सकते हैं किस तरह से देवेंद्र महतो, जो कि इस आंदोलन में एक चेहरा बनकर उभरे थे, उन्हें जूस पिला रही है दीपिका पांडे सिंह, कांग्रेस की नेता और मंत्री वहां मौजूद हैं और उनको जूस पिलाया जा रहा है। और अनशन तोड़ने के बाद, आमरण अनशन तोड़ने के बाद क्या कहा देवेंद्र महतो ने, आइए सुना जाए। आपने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपना अनशन को समाप्त किया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, माननीय मंत्री दीदी दीपिका मैडम जी और हमारे माननीय विधायक जयराम महतो जी के संयुक्त पहल से अपना अनशन को आज स्थगित करते हुए जिस मांगों को लेकर के हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे, वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आगे रिफॉर्म के लिए जो है उसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन आज हम सरकार ने जो दिल दिखाया, इसके लिए झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज जो डिसीजन लिया, यह डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि सीजीएल परीक्षा का नियुक्ति हो चुकी थी, ज्वाइनिंग हो चुका था, बहुत डिफिकल्ट था डिसीजन। कुछ छात्र गुहार लगा रहे थे सरकार से कि हम लोग जेन्युइन हैं। उस बीच में बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष जांच करते हुए, उन लोग का भी रास्ता निकालते हुए आज इतना बड़ा डिसीजन लिया।
पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया आज झारखंड सरकार का इस फैसला को सराहना कर रहे हैं और धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं। और आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं तमाम सहयोगियों को, छात्रों को, अभिभावक को, सम्मानित शिक्षकों को, न्यूज़ चैनल के मीडिया बंधुओं को, सबको हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं जो आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग। मगर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक नई समस्या शुरू हो गई है दोस्तों, क्योंकि कई छात्रों ने परीक्षा को क्लियर किया था, जिस परीक्षा को अब रद्द कर दिया गया है। इनमें से कई छात्र कह रहे हैं कि आज अगर हमें भर्ती मिली तो हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह सरकार अदालत के आदेश के खिलाफ जा रही है। आज इनके दर्द को भी संबोधित करने की जरूरत है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कई लोगों ने पैसे देकर परीक्षा क्लियर की होगी, मगर कई लोगों ने मेहनत के बल पर यह परीक्षा क्लियर की थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक नए आंदोलन का आगाज हो रहा है। कई लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं प्रोजेक्ट भवन के सामने और मांग कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर पारदर्शिता हो और न्याय मिले। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक छात्र क्या कह रहा है, अदालत का हवाला देते हुए आपकी स्क्रीन पर। जांच हुआ, हाईकोर्ट के डबल फैसले के बाद हमारी ज्वाइनिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा था और पता नहीं सरकार अचानक एक पल में आप लोग बेरोजगार हो गए। हाँ, एक पल में बेरोजगार हो गए, नौकरी चली गई। हाँ, एक पल में नौकरी चली गई। बताइए ना, आज रात के अंधेरे में ऐसा फैसला। हम लोग सीएम साहब से नाराज है। साहब आप कम से कम इस पर पुनः विचार कीजिए साहब। माननीय न्यायालय के बताइए ना, हमारे कितने भाई जो ऐसे 600-700 रेजिग्नेशन देकर के आए हैं, उनका क्या होगा? न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय का पहले भी हम लोग न्यायालय के माध्यम से यहाँ तक पहुंचे थे और फिर न्यायालय में जाएंगे। यह एक हकीकत है, क्योंकि सभी छात्रों ने नकल करके इस परीक्षा को क्लियर नहीं किया था। वो कहावत भी है ना कि आटा जब पिसता है तो वही कुछ इन छात्रों के साथ हो रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। मगर यकीनन, जैसे मैंने कहा, इस आंदोलन की खास बात यह रही कि छात्रों ने एक रात को छोड़ के, जब उन्होंने लाठियां भांजी थी, इस पूरे 23 दिन से ज्यादा चले आंदोलन में कभी भी छात्रों पर बेतहाशा जुल्म नहीं किया। कभी भी आसपास के जो खाने के ठेले थे उसे बंद नहीं करवाया। कभी भी यह नहीं कहा कि 6 बजे के बाद होटल्स बंद हो जाएंगे, जैसा कि हम जंतर मंतर में देख रहे थे। उस बर्बरता के साथ छात्रों को नहीं पीटा जो बर्बरता हमने जंतर मंतर प्रोटेस्ट में देखी थी। कभी भी उनके मंत्रियों ने छात्रों को गाली नहीं दी जो हमने लगातार जंतर मंतर प्रोटेस्ट में देखी थी। यही वजह है दोस्तों कि भारतीय जनता मुंह छुपाए फिर रही है, क्योंकि वो जानती है कि अगली चुनौती अब बिहार से आने वाली है। वो करेंगे क्या? क्योंकि बिहार में हर गुजरते लम्हे के साथ पीके की लोकप्रियता बढ़ रही है। प्रशांत किशोर, जिनसे छात्र भी जुड़े हुए हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये कितनी प्रॉब्लम करने वाला है इस सरकार के लिए। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।